ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आकाश एकेडमी पॉइंट। प्यारे बच्चों, इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th का जो मॉडल सेट आया हुआ है, तो एसएसटी का, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएसटी का। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं सेट 1 को, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सेट 1 देखेंगे, एंड जो सेट 2 है दोनों का आज हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो पूरा बने रहिए। लगभग आप लोग अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस फंसना तय है। तो जो विद्यार्थी संघर्ष करके निखरना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक शब्द कहूँगा कि यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, मंजिल पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा बहुत समय निकल करके इस वीडियो में दीजिए। जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लीजिए इस बचे हुए समय में। जैसा कि आपको पता होगा 22 जुलाई और देरी नहीं है, ठीक है, बहुत सामने ही है। और आपको आगे बहुत ही ज़्यादा आपको और वीडियो मिल जाएगा। जैसे मैथ का लगभग मैंने सिलेबस कवर अप कर लिया है, और आगे और भी थोड़ा बहुत वीडियो देख करके आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा है, उसके बाद आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको और एक चीज़ बता देते हैं, जो आपके एसएसटी विषय है इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों की क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लगभग मैं 80 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। 80 क्वेश्चन समझ सकते हैं, 80 क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की जो क्रांति है, तो इसका जो शासन था, तो किसका था शासन, ये चीज़ आपको बताना है। तो कलर को हम थोड़ा सा लाल कर लेते हैं ताकि सभी को दिखाई दे, ठीक है। तो इसका जो शासन था, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, तो लुई सल्वा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका लुई एक्स वी आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। देखिए लुई एक्स वी आई, इसका मतलब आपको बताते हैं एक्स वी आई, ठीक है। एक्स का मतलब कितना होता है, रोमन में 10 होता है, और वी आई का मतलब कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 16, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लुई सोलवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक जो पुस्तक है, जो बुक है, किन्होंने लिखा, ये चीज आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक लिखी है ये मैटरनी के लिए लिखी है, ठीक है, सॉरी मेंटेंस क्यों, माफ कीजिएगा। जो द स्पिरिट ऑफ लॉ है ना, इसका जो पुस्तक है, इसका जो बुक है, ये मेंटेस क्यों ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो ये कहा था मैटरनिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, देखिए एक होता है इटली का एकीकरण, ठीक है, एक होता है इटली का एकीकरण, ये याद रखिएगा, और एक होता है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, एक होता है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। और आप लोग इटली का एकीकरण कब हुआ था ये कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, और इटली का एकीकरण मैं एक वीडियो में आपको बताया भी हूँ, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फ्रेडरिक सैल्यू कौन था। तो फ्रेडरिक सैल्यू फ्रांसीसी चित्रकार था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गया था, तो ये गया था 1893 में, ना ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चोरी चोरा हिंसात्मक घटना कब हुआ था। तो ये जो हिंसात्मक घटना हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और रॉलेट एक्ट वगैरह जो भी है इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैं टॉपिक बताता हूँ तो क्वेश्चंस बताता हूँ, तो टॉपिक हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके देखिए जो कि जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है, देखो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, यहाँ पर 2 साल की सजा हो जाती है, ठीक है, जो कि अंग्रेजों ने जारी किया था, ठीक है। तो देखो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1919 को पारित हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो ख है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम जो गीत है ये पुस्तक किससे लिया गया, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, हमें
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि बापू किन्हें कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बापू आपका महात्मा गांधी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर में कहा गया कि समयप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार का होता है, यह चीज याद रखिएगा। और समयप्ता के आधार पर 2 जो प्रकार होती हैं, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में क्या होता नहीं होता आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कर लीजिए और लिख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो पूर्वी तट की जो नदी डेल्टाएं हैं इसमें किस प्रकार का मृदा पाई जाती है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जोड़ोर मृदा पाई जाती है और आप लोग हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि जोड़ोर मृदा जो है किसे कहते हैं, क्या होता है, और काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, ताकि आप लोग परीक्षा की जांच कर सकें। और आपका जो 80 क्वेश्चन है, इस 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, 80 में आप कितना नंबर जो है ला रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इसको अगर आप लोग जो विद्यार्थी लिखना चाहता है कॉपी पे, वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ से आप लोग क्या कर लीजिए, जेरॉक्स करा लीजिए, ठीक है, तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि जेरॉक्स करा लेंगे तो वहाँ से पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर क्या होता है कॉपी में लिख लेते हैं फिर भी अच्छी बात है, ठीक है, और पीडीएफ से भी पढ़ेंगे तो अच्छी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में क्या पूछा गया कि किस मृदा को रेगर या फिर स्वत जुताई मृदा भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का आप लोगों का कौन सा होगा, ये 14 का जो है आप लोगों को कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले ही जिक्र किया इसका, ठीक है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत वाली, कोई दर्द वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ना, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 16 में क्या है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां, ठीक है, कितने प्रतिशत उपजातियां जो है भारत में यानी कि इंडिया में पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, इंडिया में पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 8% याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले तो सीधा आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव जो रक्षण है इसका जो अधिनियम आया था, इसका जो कानून आया था, कब आया था, तो ये 1972 को आया था, इनका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1972, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर में बोल रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो इस 18 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इस ये जो दिया था ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या, ये वाला आप लोग जो है बता सकते हैं, जो आपका मैंने बताया ना एक गो होमवर्क दिया, अगर नहीं बन रहा है तो हम थोड़ा आपको बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी जिनको पता नहीं है, ठीक है। ये वाला जो 14 नंबर का राइट आंसर काली मृदा होगा, जैसे मैं अभी आपको बताया ना काली मृदा, जैसे जिक्र किया था जैसे मैंने बता भी दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 18 नंबर में मैंने बता दिया। 19 नंबर देखिए क्या है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। झारखंड बोर्ड से कौन कौन विद्यार्थी अभी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है, झारखंड था इसलिए मैंने बता दी। खैर देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर में क्या है कि सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित करता है, तो ये गुजरात को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद औसत आय जिसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इको का क्वेश्चन है। अगला तो इसको बता देते हैं, जो औसत आय जिसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, इसकी जो गणना है किस प्रकार की जाती है, तो ये जो है हम किस प्रकार करते हैं, तो देश की कुल आय, ठीक है, पहले लिखते हैं देश की कुल आय को और नीचे हम लिखते हैं कुल जनसंख्या को, नीचे हम क्या लिखते हैं, कुल जनसंख्या को लिखते हैं, यानी कि देश का यहाँ पर देख लीजिए देश का कुल आय, पहले समझ लीजिए देश का कुल आय मिल गया और आपको क्या करना है, इसे विभाजित करना है देश की कुल जनसंख्या से, ठीक है, ऑप्शन नंबर को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 में बोल रहा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसका मैंने अभी आपको बताया प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय होगा। और आप लोग ये जो टॉपिक देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक का जो टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है आप लोग जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है कि नवीकरणीय जो संसाधन है, जो साधन है, इसका किसका उदाहरण है। देखिए कोयला तो एक बार मिल करके दोबारा नहीं मिलेगा, पेट्रोल भी वही काम है इसका भी, ठीक है। तो कौन यहाँ पर उदाहरण है यही जो पूछ रहा है, तो भूमिगत जल, जल समाप्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ग। देखिए लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं, तो ये क्या होता है, जो मतलब जैसे कि आपका लक्ष्य क्या है अलग है, मेरा लक्ष्य क्या है अलग है, आपके दोस्त का लक्ष्य क्या है अलग है, मतलब अलग अलग और परस्पर जो विरोधी है, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सब बना सकते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इको का क्वेश्चन है, ठीक है। इको का क्वेश्चन है, क्या है मैं थोड़ा सा इसको तो थोड़ा ध्यान दें। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में कि रामू एक किसान है, ठीक है। रामू क्या है, एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा, ठीक है। रामू क्या है, एक किसान है, पहली बात हो गया। इसने जो गेहूं की जो अधिशेष गेहूं है इसको आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति दर से बेच दिया, ठीक है। फिर मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा को 15 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। तो बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के चारों पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, इसकी गणना किस वस्तु के मूल्य से लिया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्कुट, बिस्कुट ही लिया जाएगा क्योंकि यही अंतिम मूल्य होगा, ठीक है। ये जो जीडीपी होगा ना, जीडीपी क्या होता है ये इस पर एक वीडियो हम सेपरेटली बना देंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें। 26 नंबर क्या है कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र में आता है। देखिए और एक तो चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा और आप लोग हो सके तो एक एक करके उदाहरण भी दीजिएगा। देखिए एक तो होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक जो गतिविधि है प्राथमिक, और एक तो होता है आपका द्वितीय, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक, और एक तो होता है आपका क्या तृतीयक, ठीक है। यहाँ पर देखिए विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण की जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आएगा, यहीं से आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, तो इस जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आप लोग मैंने बताया प्राथमिक गतिविधि द्वितीयक गतिविधि, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो ये द्वितीयक में जाएगा, ठीक है। विनिर्माण जो है ये द्वितीयक में जाता है, ठीक है। प्राथमिक में जैसे कृषि हो गया, और तृतीयक में जो सेवा क्षेत्र होता है वहीं, जैसे कि कोई शिक्षक है, ठीक है, कोई शिक्षक या फिर कार ड्राइवर है जो कि क्या करेगा, सेवा प्रदान करेगा। शिक्षक जैसे मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सेवा हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर में क्या है, जो कि संगठित एवं असंगठित। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर जो संगठित है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगठित मैं आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है। संगठित ये क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और एक होता है आपका असंगठित, ठीक है। एक मिनट लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको बताते हैं तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। असंगठित ये क्या है, ये क्या बोला है भाई, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, ठीक है। हो सके कि थोड़ा न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देखो अनीता क्या है, अनीता एक साड़ी दुकान में काम करता है, ठीक है। अनीता क्या है, एक साड़ी दुकान में काम करता है, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ क्या सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता वर्ड करके और एक लड़की है जो कि क्या करता है, सरकारी अस्पताल में नर्स है, ठीक है। उसे वर्ष में कुछ दिन वैसे छुट्टी अवकाश जो है मिल जाता है। इन दोनों में से किसका कार्य संगठित है और किसका संगठित। अब समझ जाते हैं आपको कि संगठित क्या वाला है और असंगठित क्या वाला है। ध्यान से आप लोग कॉपी पे हो सके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो संगठित क्षेत्र है ये सरकारी, जैसे कि मान लो हम शिक्षक हैं, ठीक है, हमको देखो अवकाश भी मिल जाएगा। और जैसे मान लो कोई अभी लीवर है, ठीक है, कोई लीवर है जैसे कि ये 200 रुपये में खट रहा है, या फिर मान लो कोई दुकान जा रहा है, दुकान में जो है वो मजदूरी कर रहा है 200 रुपये में। देखिए ये जितना दिन जाएगा उतना दिन इनको 200 रुपये करके मिलेगा। लेकिन संगठित में क्या होता है, जैसे कि मैं टीचर, मान लो कि कोई भी टीचर है, ठीक है, कोई भी मान लो यहाँ पर राम मान लो टीचर हो गया, ठीक है, तो इनको सवैतनिक मतलब वेतन
वेतन भी मिल जाएगा इसके लिए, जैसे कि जैसे 30 दिन हो गया, 30 दिन में मान लो जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, पूरा वर्ष में कुछ छुट्टी भी मिल जाता है और वेतन भी पूरा पूरी मिल जाता है। लेकिन इसको अगर छुट्टी मिल जाएगा तो वो रुपए काट दिया जाएगा, वो असंगठित में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अनीता साड़ी दुकान में काम कर रहा है तो साड़ी दुकान जितना दिन जाएगा उतना दिन उनको रुपया मिलेगा। लेकिन जो आपका सीता है वो सरकारी अस्पताल में नर्स है, जैसे कि उन लोगों को वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश भी मिल जाते हैं, लेकिन उनको अवकाश नहीं मिलेगा, अवकाश मिलेगा तो रुपया काट लिया जाएगा, ठीक है, उनका पूरा वेतन भी नहीं मिलेगा। और जो संगठित में जाएगा उसका पूरा वेतन भी मिल जाएगा और कुछ दिन छुट्टी भी मिल जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में कुछ दिन छुट्टी हो गया है ना, मान लो कुछ और पर्व आ गया जैसे छुट्टी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है असंगठित। आई होप कि समझिए होंगे। तो यहाँ पर अनीता क्या है, अनीता क्या है यहाँ पर, तो अनीता क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, 27 का आप लोग देख रहे हैं। तो अनीता क्या होगा, असंगठित में जाएगा और सीता संगठित में। तो अनीता हमारा असंगठित में जाएगा और सीता हमारा संगठित में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। क्या है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य के मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर पहले से ही शामिल होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 29 नंबर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अस्तित्व आया था, कब आया था, तो 2005 में आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। उसके बाद भांडारण किस क्षेत्र में शामिल होता है, तो भांडारण जो है इसका 30 का राइट आंसर तृतीय क्षेत्र का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिख रहा है ये राइट आंसर होगा। 31 में क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा असत्य, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है ये चीज आपको बताना है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, यानी कि आपका यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों विभिन्न सरकारों के अधिकारों की व्याख्या न होना, ये वाला कथन क्या है, गलत है, ठीक है। और ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ये सिविक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बेल्जियम में फ्रांस भाषा बोलने वाले उनका जो प्रतिशत था कितना प्रतिशत बोलते थे, तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर यहाँ पर 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सत्ता की साझेदारी है पढ़ लीजिए, संघवाद जो यही बोल करके शायद चैप्टर होगा उसको भी अच्छे तरीके से पढ़िए, वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है उसको भी देखिए, है ना, शायद ये तो इसमें जाएगा ना, ये इतिहास में जाएगा, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 में देखो क्या है कि श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया, तो 33 का 1960 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर सबसे सही उत्तर आपको बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं उत्तर बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 34 में क्या है कि संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर 22 हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा बीवी है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम कंफर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए। देखो कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। देखिए भारतीय संघ का जो है राष्ट्रपति के साथ कोई जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि सेवन पार्टी अलायंस, ठीक है, जो सप्त दलीय गठबंधन है ये किस देश में किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 36 का राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा होगा और आप लोग देखने में बोर भी हो जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता दे रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर जो ग वाला टॉपिक दे रहे हैं इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं या फिर मुखिया बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये लातिनी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलीविया के जल युद्ध जो हुआ था नामक, ये जो जल युद्ध नामक आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने दिया था, तो ये दिया था आप लोग का, याद रख लीजिएगा यहाँ पर 38 का ना, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा फेडेकर, ठीक है, फेडेकर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 39 देखिए क्या है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर दबाव समूह जो है, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला, ठीक है, ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन नंबर ये घ वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हमारे 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि नेपाल में SPS 7 पार्टी अलायंस किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, तो किसको चुना था,
तो राजा वीरेंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सेट 1 का क्वेश्चन था, सेट 1 का, ठीक है, ये मैंने कवर अप कर लिया है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं सेट 2 की ओर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आकाश झारखंड बोर्ड टुडे वही सब बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर और 40 क्वेश्चन है। ठीक है, एक करके आप लोग देखिए, समझिए, जो हो सके वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो भले ही, लेकिन आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या है कि फ्रांस का जो क्रांति है वो कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को हुआ है। हम चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये रूसो को कहा जाता है। हमेशा याद रखें, बोलते ही मतलब मुंह में रखना है। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पोस्ट द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, ये जो कथन है ये किसने दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूसो ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वकोश, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो विश्वकोश है, ये जो नामक ग्रंथ है, ये किसने जो है लिखा था, तो ये जो हो जाएगा इसका दिद्रो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पास है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का जो लेखक है ये कौन है, तो इसका लेखक जो है राजा बोल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्या है कि ये कथन किसने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, 8 नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्या है कि बंगाल का विभाजन, ठीक है, कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, 19, यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी 19, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, 1905। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सांथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सांथाल विद्रोह का जो नेता था ये कौन था भाई, तो ये था हमारा कौन, सांथाल विद्रोह का नेता कौन थे, ये हमारा सिद्धू कानू हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ख। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। ठीक, लगभग 21 मिनट के करीबन वीडियो हो गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हाई लेवल से बताते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन 11 नंबर में, कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं, 11 का राइट आंसर संसाधन हो जाएगा। देखिए जो चीज़ हम उपयोग में कर रहे हैं वही क्या संसाधन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूमि निम्नीकरण में से निम्न में से किस भूमि कौन सी भूमि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर मधुमक्खी पालन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का जितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है वो कितना है, तो यहाँ पर जो 13 है यहाँ पर 43% है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कि लोह अयस्क, ठीक है, ये किस प्रकार का संसाधन है, तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसी को याद कर लीजिए। थोड़ा सा कलर को फिर से चेंज करते हैं ताकि और समझ में आए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 15 में है कि गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लुप्त जाति। ठीक है, और ये सब जाति पढ़ लीजिएगा, संकटग्रस्त की जाति में कौन कौन आता है, दुर्लभ जाति में कौन कौन आता है, ठीक है, और सामान्य जाति में कौन कौन आता है। आपके भूगोल में जो जियोग्राफी है ना, भूगोल को अच्छे तरीके से, सॉरी एक मिनट, जो भूगोल है भूगोल को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है कि भारत में जैव विविधता कम करने वाले कारक कौन से हैं, तो कम करने वाले जो कारक है ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वन्य आवास का निवास, वन्य जीव जो मरना या फिर शिकार करना, और यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एवं दबाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी, बी भी और सी भी सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वनों की कटाई रोकने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर
ख। जल में कमी का कारण क्या है? तो जल में जो कमी है इसका जो कारण है आपको बता देते हैं, ध्यान से, बड़ी ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एंड आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद टांका क्या होता है? तो टांका क्या है आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, पीने के पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक, ठीक है। उसके बाद आपके पास 20 नंबर में पूछा गया कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल में कमी झेलने का भविष्यवाणी की गई, ठीक है, जो कि भूगोल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़िए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि जब किसी देश को प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे किया जाता है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कैसे करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने बताया, ठीक है। 21 का जो राइट आंसर होगा, किसी देश की कुल जनसंख्या से भाग दे करके, ठीक है, किसी देश के कुल जनसंख्या से भाग दे करके हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि वे देश, ठीक है, वे देश जिनका 2017 में प्रति व्यक्ति आय इतना रुपया था, इतना डॉलर था प्रति वर्ष, उससे अधिक होती है, तो वह देश किस श्रेणी में आएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकसित में आएगा, विकसित कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का जो उद्देश्य है, विकास वर्तमान के लिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकास वर्तमान के लिए, आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है? तो किस में अधिक है भाई? तो ये केरल में सबसे ज्यादा है, ठीक है, केरल, ऑप्शन नंबर ग, बिल्कुल राइट, करेक्ट एंड सबसे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है कि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया, जनसंख्या 5000, तो उस देश की कुल आय आपको बताना है कितना रहेगा। और 25 का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल आंसर बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग प्रयास करना है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए 25 का, ठीक है। 25 का क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, नीचे कमेंट जो बॉक्स दिख रहा है आपको, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 25। यहाँ पर क्या है, 1 गो 2 गो 5 गो है ना, ये वाला 25 के बाद 5 गो शून्य, ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आपके पास कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। क्या है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, ठीक है, बदला जाता है, यानी कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग क्या है, भाई, तो नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, ठीक है, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य, ऑप्शन नंबर ग। 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? जो प्रतिशत होगा वो क्या कहलाएगा? तो ये निर्बल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा, यानी कि 28 का राइट आंसर निर्बल उपस्थिति अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र का जो कंप्लीट अर्थ है, यह उन उद्यमों को में शामिल करता है जहाँ रोजगार का शर्त नियमित है, ठीक है, रोजगार का शर्त क्या हो जाएगा, नियमित होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको संगठित क्षेत्र के बारे में बताया, जैसे कि मान लो क्या है, संगठित क्षेत्र में कौन आएगा, जैसे राम, मान लो क्या है, राम शिक्षक है, ठीक है, राम शिक्षक है। देखिए इनको क्या मिल जाएगा, पूर्ण रूप से जो रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ इनको छुट्टी भी उपलब्ध होंगी, ठीक है। और असंगठित में क्या हो, जैसे मैं एक दुकान में 200 रुपये प्रतिदिन में पाता हूँ और यहाँ पर मैं मजदूरी करता हूँ, ठीक है, तो इसमें तो छुट्टी नहीं ना मिलेगा, और यहाँ पर डेली काम करना पड़ेगा तब 200 रुपये मिलेगा, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि कौन क्षेत्र सेवा क्षेत्र का, जैसे मैंने बताया तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 30 का तृतीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संहिता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन कौन से देश आते, कौन कौन शामिल है, सॉरी माफ कीजिएगा, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुदाय सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग 33 बहुत आसान है, जैसे कि सत्ता के साझेदारी पढ़े होंगे तो 33 का कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 34 में क्या बोल रहा है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली आबादी की प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो ये आपका 59 हो जाएगा। संहिता के साझेदारी की ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन कौन संबंधित है ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इस प्रकार का प्रश्न आपका रहने वाला है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि संघ सूची, राज्य सूची वगैरह पढ़े होंगे कि नहीं? तो इसमें कौन से विषय आते हैं? तो इसमें प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग वगैरह आता है। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वाले प्रतिशत कितना है? तो ये 40% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित भाषाओं को झारखंड में कौन सी भाषा बोला जाता है? तो ये संथाली भाषा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण ये कितना है? तो ये 50% है। और इसमें जो पंचायत महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिलता है वो पंचायत में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने सेट 1 में बताया था। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? तो ये उठाया गया था 1992 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज हमने इस 30 से 31 मिनट वीडियो में मैंने आपको ये जो 30 मिनट का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 80 क्वेश्चंस को कवर अप किया, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आगे आपको जो यहाँ पर बचा क्या, आप देख लीजिए। जैसे कि अगर हम सेट की बात करें तो सेट में जो है आपका सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 तो कवर अप हो गया। ठीक है, अब बात रहा सेट 4 एंड सेट 5 की। इसे मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से आपको दे दूंगा, जहां से अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। इसका आंसर भी मैं दे दूंगा। ठीक है, इसका आंसर भी दे दूंगा और मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश का भी हम सोच रहे हैं कि 1-2 वीडियो बना दे, पैसेज का मार ट्रिक ला दें। ठीक है, और कुछ ट्रिक हम लाते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।